दोस्तों, आज ये इस कहानी का आखिरी अध्याय है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये साइंस फैंटेसी की कहानी बड़ी रोचक लगी होगी। इस अनकही कथा का दूसरा भाग जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, हमारा साथ यूं ही बना रहेगा, क्योंकि इसके बाद मैं आप सबके लिए मर्डर मिस्ट्री की कहानी लेकर आ रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चाइल्ड ऑफ टू वर्ल्ड्स द सागा अनटोल्ड बुक 1 की कहानी हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग 1। लेखिका डॉक्टर निशा शास्त्री। अध्याय 16, ज़ौर और इरिट्रिया का दूसरा युद्ध। रॉल्फ को सजाए मौत मिल चुकी थी। नोकोविद को समझ आ गया किस प्रकार से जैसन युद्ध हारा और कोलार्क ने इरिट्रिया पर अपना कब्जा कर लिया था। इरिट्रिया पर कोलार्क और फ्लैशी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और इरिट्रिया पर अब सिर्फ एक ही धर्म था, वो था बॉफ। नोकोविद को समझ आ गया यदि ज़ौर को अपनी पुरानी ऊंचाइयों पर पहुंचाना है तो उसे कुछ बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा। मर्कल खुश थे क्योंकि अब फैलानी और कोलार्क दोनों ही प्रकाश गति से तेज स्पेसशिप बनाते थे और इस कंपटीशन के कारण इन स्पेसशिप के दाम भी नियंत्रित थे। कोलार्क धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया था, मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की कर ली थी और कोलार्क ने सही ट्रीटमेंट लेकर अपना कटा हुआ हाथ भी वापस उगा लिया था। मर्कल और ज़ौर साम्राज्य अपनी अपनी जगह खुश थे, वहीं दूसरी ओर इरिट्रिया भी खुश था। धीरे धीरे अगले 100 वर्षों के आसपास सब सामान्य हो गया था। लोग रॉल्फ को भूल गए और एक नया सुप्रीम कमांडर चुनाव जीतकर ज़ौर में आ गया था। मर्कल भी खुश थे क्योंकि अब इरिट्रिया पर पाए जाने वाली अच्छी क्वालिटी के अंतिम से बहुत ही उच्च कोटि के स्पेसशिप बन रहे थे। फैलानी को जब लगा कि कोलार्क अब उससे भी ज़्यादा अमीर हो गया है तो उसने उसे प्रपोज किया, परंतु कोलार्क ने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया। कोलार्क ने सफायर, जो इरिट्रिया के स्पेस कमांड की इंचार्ज थी, उससे शादी कर ली थी। सफायर एक एंजेलिन थी। इरिट्रिया बहुत तरक्की कर रहा था। कोलार्क के साथ जो अजय सैनिक और मैकाबर रुक गए थे वो भी बहुत ही अमीर बन गए थे। वो सब भी बहुत खुश थे। इरिट्रिया पर कोलार्क, ओला, सफायर, अजय सैनिक की टुकड़ी, मैकाबर और फ्लैशी सबसे ज़्यादा ताकतवर और अमीर थे। योगी बाबा के दिए हुए प्रवचन और बॉफ बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। यहाँ तक कि योगी बाबा के उपदेश मर्कल के लोग भी सुनते थे और शई चंद्रमा पर रह रहे मिलांज भी। ज़ौर में भी बहुत से ग्रहों पर बॉफ का प्रचलन हो गया था। इरिट्रिया के फ्लैशी लोगों ने स्पेसशिप और स्पेस यात्रा में अपने आप को सिद्ध कर दिया था। वो स्पेसशिप बनाने की फैक्ट्री में ऊंचे पदों पर आसीन थे और अधिकतर वो लोग ही स्पेसशिप के कैप्टन, पायलट और क्रू मेंबर्स भी होते थे। फ्लैशी इरिट्रिया के सबसे धनी और संपन्न लोगों में से एक हो गए थे। हालांकि एंजेलिन, सेंटोरस तथा इकियान बहुत दुखी थे क्योंकि अब उनकी मूर्ति पूजा बैन हो गई थी। कोलार की कंपनी को स्पेस बनाने के लिए ब्लैक स्टोन चाहिए था, इसलिए ब्लैक स्टोन की तीनों खदानें अब उनके कब्जे में थी। सारे मंदिरों में से सभी मूर्तियां उखाड़ ली गई थी। फ्लैशी का अब इरिट्रिया पर जोर था। फ्लैशी आबादी के मात्र 5% थे, परंतु कोलार की कंपनी में सभी ऊंचे पदों पर वो ही आसीन थे। इंजरिन, सेंटोरस और इकियान पर दबाव बना रहा था कि वो बॉफ अपना ले, क्योंकि कोलार्क नहीं चाहता था कि ब्लैक स्टोन का कोई भी अन्य इस्तेमाल हो। धीरे धीरे 100 वर्ष और बीत गए। धर्मा ने देखा कि उसके पैरेलल यूनिवर्स आने से ठीक 200 वर्ष पूर्व की घटनाएं उसको अब लाइव दिख रही थी। जो भी धर्मा के मन में प्रश्न होते उनके उत्तर उसको तुरंत ही मिल जाते थे। सोना अत्यंत ही पावरफुल थी। धर्मा के मेजॉल लैंड होने से ठीक 200 वर्ष पूर्व मर्कल और ज़ौर के लोगों की मुलाकात हुई, एक और ताकतवर प्रजाति से।
और वो थी थाइजर प्रजाति। थाइजर एक ऐसी प्रजाति थी जो मर्कल और ज़ोर दोनों से ही शक्तिशाली थी। मात्र 7 डायमेंशनल ईथर ही ऐसे लोग थे जो शायद थाइजर से ज़्यादा शक्तिशाली हो। थाइजर एक ऐसी अति विकसित प्रजाति थी जिसका कोई भी रूप नहीं था, वो केवल आत्मा थी, पूरी एनर्जी। वो अपनी आत्मा या एनर्जी किसी भी चल या अचल, जीवित या मृत चीज में डालकर वैसे ही हो जाते थे। कई सारे थाइजर एक विशालकाय ब्लू डिस्क मतलब नीली चक्री का रूप धरकर पूरी फ्रान गैलेक्सी में घूमते ही रहते थे। उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनको एरिपो वेव्स का भी ज्ञान था। उन्होंने ही मर्कल और ज़ोर को एरिपो वेव्स के बारे में बताया था। धर्मा ने बोला, वो वेव्स जो संदेश यहाँ से वहाँ देने के काम आती है। सोना बोली, हाँ, जो प्रकाश गति से 15 लाख गुना तेज चलती है। धर्मा ने कहा, इसका मतलब फ्रान गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक मात्र 8 घंटों में ही कोई भी संदेश पहुंचाया जा सकता था। सोना बोली, हाँ, थाइजर गैलेक्सी में हर तरफ फैले थे और एक दूसरे से इन एरिपो वेव्स के जरिए ही बात करते थे। इससे कोलार को बहुत मदद मिली। अब वो शई से और इरिट्रिया से कुछ घंटों में ही बात कर सकता था। परंतु थाइजर की एंट्री के साथ ही कोलार्क और उसके साथियों के बुरे दिन शुरू हो गए। धर्मा ने पूछा, ऐसा क्यों? सोना बोली, ऐसा इसीलिए क्योंकि थाइजर ने बहुत सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आम कर दी थी और मिलांच ने उनका प्रयोग करके सबसे पहले जनक 290 जैसे निफ्टी बना लिए, जो प्रकाश की गति से 7000 से 7500 गुना तेज चलते थे। धर्मा बोला, इसीलिए अब कोलार के स्पेसशिप को कोई नहीं पूछेगा। जब लोगों के पास जनक 290 जैसे शानदार और अति विकसित स्पेसशिप थे जो कोलार के स्पेसशिप से 35 गुना तेज चलते थे, तो उनको कौन पूछेगा? सोना बोली, कुछ ही समय में कोलार की कंपनी जो फ्रान गैलेक्सी की सबसे अमीर कंपनी थी, थाइजर के मर्कल और ज़ोर के संपर्क में आने के बाद दिवालिया हो गया। धर्मा बोला, परंतु कोलार की कंपनी को तो वर्म हॉल पार करना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीम करना भी आता था। सोना बोली, थाइजर ने वर्म हॉल को कैसे पार किया जा सकता है उस तकनीक को भी आम कर दिया था और बीमिंग तकनीक भी अब बहुत विकसित हो गई थी। सभी लोगों को ये कला आ गई थी। कोलार के दो सबसे प्रमुख इनकम सोर्स इरिट्रियन स्पेसशिप और वर्म होल की यात्रा के कोड खत्म हो गए थे। धर्मा बोला, थाइजर का सीन में आना तो कोलार को डुबा गया। सोना बोली, कोलार की नहीं, उसके साथ इरिट्रिया भी गरीब हो गया था। धर्मा बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सोना बोली, कोलार्क और इरिट्रिया ने कम से कम 100 साल तक काफ़ी पैसे कमाए, परंतु जब थाइजर ने मिलांज को जनक 290 जैसे स्पेसशिप बनाने सिखा दिए, तब अंतिम की आवश्यकता ही नहीं रही। धर्मा ने पूछा, तो क्या जनक 290 के लिए अंतिम नहीं चाहिए था? सोना बोली, नहीं, अंतिम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल था मियान, जिससे स्पेसशिप 7000 गुना तेज चलता था और मियान बहुत से ग्रहों पर आसानी से ही मिल जाता था। धर्मा बोला, परंतु फिर बॉफ का क्या हुआ? जब अंतिम पर निर्भरता खत्म हो गई तो क्या उन लोगों की मूर्ति पूजा वापस स्थापित हुई? सोना बोली, कोलार का इरिट्रिया पर एक छत्र शासन स्थापित होने और थाइजर का मर्कल, मिलांज और ज़ोर के लोगों से मिलने में तकरीबन 100 वर्ष लग गए थे। इतने समय में कोलार ने बहुत पैसा कमाया और इरिट्रिया के फ्लैशी ने भी खूब पैसा बनाया। इरिट्रिया पर बॉफ ही एकमात्र धर्म बन गया था, क्योंकि अंतिम या ब्लैक स्टोन का कोई भी और उपयोग कोलार्क नहीं होने देता था। इसीलिए जब बाद में कोलार की कंपनी डूब गई थी, तब तक बॉफ ने अपने कदम मजबूती से रख लिए थे और मूर्ति पूजा तकरीबन समाप्त हो गई थी। धर्मा ने कहा, समझ गया, परंतु इन सब का नोकोविच से क्या कनेक्शन है? सोना बोली, कनेक्शन है। नोकोविच चुपचाप ये सारी डेवलपमेंट देख रहा था
और अपने ही किसी एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था। उसकी कंपनी आईविश की ही नहीं, अपितु फ्रान गैलेक्सी की एक नामी स्पेस कंपनी थी। हालांकि कोलार्क की मेजो कॉरपोरेशन जितनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, परंतु नोकोविक किसी अनजान वस्तु की खोज में लगा हुआ था। इन वर्षों में सब रॉल्फ की मौत को भूल गए थे। जौर के लोग भी इरिट्रिया को भूल चुके थे। जब से थाइजर ने मर्कल और जौर को बता दिया था कि एरिपोवेव्स प्रकाश से 15 लाख गुना तेज है, तो एक होड़ सी लग गई थी प्रकाश से हजारों गुना तेज स्पेसशिप बनाने की। थाइजर ने अनेकों ऐसे मैथमेटिकल मॉडल बता दिए थे जिसने ऐसे स्पेसशिप बनाना आसान हो गया था। अनेकों मिलांज, मर्कल और जौर के भी कई लोग और कंपनियां अब प्रकाश गति से हजारों गुना तेज स्पेसशिप बनाने की सोचने लग गए थे। परंतु नोकोविच अपने ही धुन पर सवार था। उसे थाइजर की इंफॉर्मेशन में रुचि ही नहीं थी, किसी और ही चीज़ की खोज थी जिसकी खोज थाइजर ने भी नहीं की थी। नोकोविच इतना इंटेलिजेंट था कि वो थाइजर जैसे अति विकसित प्रजाति को भी टक्कर दे सकता था। धर्मा बोला, तो नोकोविच उस चीज को ढूंढ रहा था जिसका पता थाइजर को भी नहीं था। सोना बोली, हाँ, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ आज से 175 वर्ष पहले। नोकोविच एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो एक बहुत घातक हथियार क्विड बनाने के लिए अनेकों प्रयास कर रहा था। सोना धर्मा को भूतकाल की घटनाएं ऐसे दिखा रही थी जैसे वो कोई मूवी देख रहा हो। सारी घटनाएं उसके सामने ही घट रही थी। ये तारा के द्वारा दिखाए जाने वाले विजन से भी काफ़ी एडवांस तरीका था, क्योंकि इसमें धर्मा को वही देख रहा था जो असलियत में घटा था। धर्मा ने देखा नोकोविच ने एक अत्याधुनिक स्पेस सूट पहना हुआ था और अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ फ्री फ्लोट करते हुए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने कुछ बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए और उसको एक बहुत अनोखी चीज मिल गई, क्वांटियम। नोकोविच ने अपने असिस्टेंट को बोला कि वो जल्दी से सब कुछ अरेंज कर दे। नोकोविच आज बहुत एक्साइटेड था। उसकी असिस्टेंट ने सब कुछ अरेंज कर दिया था। उसके अनेकों रोबोट ने बहुत बड़ा स्पेसशिप बना लिया था और वो स्पेसशिप इस वक्त अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहा था। नोकोविच ने एक सुपर स्पेसवे भी बनाया था, एक ऐसा रास्ता जिस पर ये स्पेसशिप चलेगा और जनक 290 जैसे निफ्टी स्पेसशिप को भी पीछे छोड़ देगा। वो सुपर स्पेसवे एक बहुत लंबा प्रकाशित रश्मि का कुंतल जाल था। ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष में किसी ने प्रकाश की एक लंबी रस्सी छोड़ रखी हो। नोकोविच ने जौर प्लैनेट से लेकर इरिट्रिया तक ये जाल बिछाया था और उसने इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा और संसाधन लगा दिया था। नोकोविच ने बहुत ही बड़ा लोन लिया हुआ था। उसका ये एक्सपेरिमेंट यदि सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो कर्ज में डूबकर ही मर जाएगा। नोकोविच ने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी असिस्टेंट को आदेश दिया। असिस्टेंट ने कमांड दिया और जल्द ही नोकोविच द्वारा बनाया गया स्पेसशिप जौर से इरिट्रिया तक बिछाए उन महारश्मि के कुंतल जाल में बहुत ही तेज गति से गतिमान हो गया। उस स्पेसशिप ने अभी तक का सबसे तेज सफर तय किया था। एक ऐसा कारनामा जो ना कभी सुना गया था, ना कभी देखा गया था। मात्र कुछ ही मिनटों में जौर से इरिट्रिया की दूरी तय कर ली गई थी। 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी, जिसे तय करने में यूको वर्म हॉल का प्रयोग करने के बावजूद भी जैसन को 100 वर्ष लगे। कोलार्क के एफटीएल शिप को 100 दिन लगे। जनक 290 यदि यूको वर्म हॉल का प्रयोग ना करे तो 50 दिन, और यूको वर्म हॉल का प्रयोग करे तो भी जनक 290 को ये दूरी तय करने में 2 दिन लगेंगे, परंतु नोकोविच को लगे मात्र कुछ मिनट। नोकोविच की असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कोई भी आज तक ऐसा करिश्मा नहीं कर पाया था, ना ही फ्रान गैलेक्सी के सबसे होशियार माने जाने वाले मिलांज, ना ही कोलार्क और फैलानी जैसे सबसे इंटेलिजेंट मर्कल, और ना ही महान थाइजर। कोई भी इतनी तेज यात्रा करने के कारनामे को अंजाम नहीं दे पाया था। नोकोविच के सामने सब फेल थे। नोकोविच बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसकी असिस्टेंट उसके पास आई
और उसे हग करते हुए बोली, सर, आपने कर दिखाया। आखिरकार क्वांटियम का पता कोई नहीं लगा पाया था, आपने लगा लिया और आपने जोर से इरिट्रिया की दूरी कुछ मिनटों में ही पार कर ली। नोकोविद के सामने अपने पिता को दी जाने वाली सजाए मौत आ गई। रॉल्फ के वो आखिरी शब्द, मैंने सिर्फ एक गलती की, मैं इरिट्रिया हार गया। नोकोविद जब जब अपने पिता के वो शब्द सुनता तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हो जाती थी। उसे अपने पिता के लिए इरिट्रिया को जीतना ही था। असिस्टेंट ने नोकोविद को झंझोड़ते हुए पूछा, सर, क्या हुआ? आपने वो करिश्मा कर दिखाया है जो फ्रान गैलेक्सी में कोई नहीं कर सकता। हम इसको बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। नोकोविद बोला, नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं है। तुम बस मेरे आईविश से चुनाव की तैयारी करो। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आया। नोकोविद के ऊपर इतना कर्जा है, फिर भी वो अपनी इतनी बड़ी सफलता से पैसा नहीं कमाना चाहता, बल्कि चुनाव लड़ना चाहता है। क्या ये एक्सपेरिमेंट करते करते नोकोविद अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है? नोकोविद ने असिस्टेंट को घूरा। असिस्टेंट बहुत समय से नोकोविद के साथ थी, वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। असिस्टेंट ने आगे कुछ नहीं पूछा। सबको पता था कि नोकोविद से कोई भी कुछ पूछ नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में असिस्टेंट ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दी। नोकोविद आईविश से चुनाव में खड़ा हुआ। असिस्टेंट ने नोकोविद को बोला, सर, आपको चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। नोकोविद बोला, मेरे साथ मेरे पिता हैं। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आया। आईविश में इतने सालों बाद भी रॉल्फ की छवि धूमिल नहीं हुई थी। नोकोविद को रॉल्फ का बेटा होने का पूरा फायदा मिला। वो आईविश का चुनाव जीत गया। सोना ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। कुछ दिनों में नोकोविद ने जोर के सुप्रीम कमांडर के चुनाव के लिए आवेदन भर दिया। असिस्टेंट ने बोला, सर, सुप्रीम कमांडर का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। वहाँ एक से एक धुरंधर बैठे हैं। नोकोविद बोला, परंतु उनके पास मेरे जितने पैसे और मर्कल जैसा सपोर्टर नहीं है। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, सर, आपके पास पैसे कहाँ से आए और मर्कल आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? नोकोविद ने बोला, मैंने मर्कल से एक गुप्त संधि कर ली है। यदि वो मुझे पैसे दे तो मैं उन्हें क्वांटियम के बारे में बता दूंगा, परंतु चुनाव जीतने के बाद। इन पैसों से मैं चुनाव जीतूंगा। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नोकोविद को जब उसने कहा था कि हम क्वांटियम शिप को बेचकर अमीर बन सकते हैं, तब उसने मना कर दिया था। अब वो कह रहा है कि उसने मर्कल से संधि कर ली। परंतु जो असिस्टेंट को नहीं पता था वो ये था कि नोकोविद का कोई इरादा ही नहीं था क्वांटियम शिप किसी को भी देने का। उसने सिर्फ झूठ बोला था। मर्कल से झूठ उसे महंगा भी पड़ सकता था। मर्कल ने आसानी से कॉन्ताना को हरा दिया था। हालांकि अब समय बदल गया था। कॉन्ताना जोर का बीता हुआ कल था और नोकोविद आने वाला। नोकोविद के पास बहुत सारे पैसे थे और मर्कल का सपोर्ट। उसके विरोधियों के पास दोनों ही नहीं था। नोकोविद ने क्वांटियम बनाकर ये साबित कर दिया था कि जोर के इक्रीमिया प्रजाति के लोग मिलांच और मर्कल से कम नहीं थे। नोकोविद की अच्छी छवि, उसका क्वांटियम स्पेसशिप बनाकर ये दिखा देना कि जोर के लोग मर्कल और मिलांच से कम नहीं, बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा था। यहाँ तक कि कुछ लोग तो नोकोविद के क्वांटियम स्पेसशिप को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे कि वो थाइजर को चैलेंज कर रहे थे कि वो नोकोविद से फास्ट स्पेसशिप बनाकर दिखाए। नोकोविद ने मर्कल द्वारा दी गई बहुत ही भारी रकम से बड़ी मीडिया एजेंसीज, पीआर फर्म्स आदि का उपयोग किया और अपने विरोधियों के खिलाफ अच्छा सा कैंपेन स्थापित कर दिया। उसके विरोधियों की सारी काली करतूतें नोकोविद की मीडिया एजेंसीज और पीआर फर्म्स ढूंढ ढूंढ कर ला रही थी और सबको दिखा रही थी, जबकि उसके विरोधी सिर्फ यही राग अलाप रहे थे कि नोकोविद रॉल्फ का बेटा है। नोकोविद के खिलाफ कोई भी ऐसी बातें नहीं थी जिसे चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। जहां तक रॉल्फ का सवाल था, इतने सालों में लोग रॉल्फ के कुकृत्यों को भूल गए थे। वे भूल गए थे
कि क्रूर रॉल्फ ने नडाल शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया था। लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर होती है। अब उनको दिख रहा था तो सिर्फ नोकोविद का वो करिश्मा जो ज़ौर के किसी भी व्यक्ति ने आज तक नहीं किया था। ज़ौर के लोगों का सर फ़क्र से ऊपर हो जाता था जब वो बोलते थे कि कोलार्क, फैलानी आदि, मर्कल और मिलांज कोई भी नोकोविद की इंटेलिजेंस के आगे कुछ भी नहीं है। जनक 290 जैसे स्पेसशिप थाइजर की अनुकंपा से बने हैं, परंतु नोकोविद ने अपने दम पर इतनी तेज स्पेसशिप बनाए जो कुछ मिनटों में ही महाविशाल दूरी तय कर लेते हैं। नोकोविद भी बिना अपने किसी राजनीतिक विरोधी पर कोई कीचड़ उछाले चुपचाप अपनी क्वांटियम स्पेसशिप के बारे में लोगों को बताता रहा कि कैसे उन स्पेसशिप से फ्रान गैलेक्सी में कहीं भी मिनटों में आ जा सकते हैं। नोकोविद ने बोमिनी नामक अपने स्पेसशिप का डेमो भी पेश किया। बोमिनी नोकोविद के बेल्ट के बकल जितना छोटा हो जाता था और नोकोविद का मानसिक संदेश पाते ही विशालकाय स्पेसशिप में बदल जाता था। नोकोविद उस स्पेसशिप में बैठकर पूरे 409 ग्रह गया और वहां के लोगों और चुनिंदा प्रतिनिधियों से खुद को सुप्रीम कमांडर बनाने की अपील की। नोकोविद ने ज़ौर के लोगों के साथ एक अलग सा ही कनेक्शन बना लिया था। धर्मा बोला, मतलब नोकोविद लोगों में लोकप्रिय है? मुझे तो लेडी तारा ने बताया था कि वो एक क्रूर शासक है। सोना बोली, धर्मा, मैं तुम्हें जो भूतकाल में घटित हुआ वो दिखा रही हूँ। अब किसने क्या बताया, क्या सच है और क्या झूठ, ये सब का फैसला तुम्हें खुद करना है। सोना ने आगे दिखाया कि धर्मा को ऐसा ही लग रहा था कि वो एक मूवी देख रहा है, जबकि वो भूतकाल में हुई सच्ची घटनाएं देख रहा था। सोना की ताकत वाकई बेमिसाल थी। नोकोविद की अच्छी छवि, मर्कल का पैसा और नोकोविद की जी तोड़ मेहनत रंग लाई और नोकोविद ने ज़ौर साम्राज्य के सुप्रीम कमांडर का चुनाव जीत लिया। वो 100 वर्षों के लिए ज़ौर का सुप्रीम कमांडर बन गया। धर्मा ने बीच में बोला, और उसने पहला काम किया, इरिट्रिया पर हमला। आप मुझे सीधे ही नोकोविद द्वारा इरिट्रिया पर हमले की घटना दिखा दो। सोना ने बोला, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो धर्मा। सोना ने कुछ फास्ट फॉरवर्ड किया और धर्मा को दिखा नोकोविद अपने कुछ सहयोगियों के साथ बैठा हुआ है। सोना ने बोला, ये है नोकोविद की वॉर काउंसिल। नोकोविद ने बोला, R7, तुम इरिट्रिया पर हमला करोगे और उसे ज़ौर का 410वां ग्रह घोषित कर दोगे। R7 बोला, जी सर। R7 एडमिरल के जैसे ही एक रोबोट था, परंतु वो दिखने में रॉल्फ के जैसा दिखता था। नोकोविद ने R7 खुद बनाया था और R7 उतना ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट था जितना कि नोकोविद था। लोग कहते थे कि R7 नोकोविद के लिए सबसे खास था। नोकोविद का एक मिनिस्टर बोला, परंतु सर, हमें टाइमिक्स को बताना पड़ेगा। आपको पता है, थाइजर, मर्कल और ज़ौर की संधि के अनुसार अब ऐसे फैसले जिससे फ्रान गैलेक्सी पर असर पड़े वो टाइमिक्स में ही अप्रूव होंगे। नोकोविद बोला, तुम लोग कम पढ़े लिखे हो क्या? मिनिस्टर सकपका गया। नोकोविद बोला, ज़ौर ने कितने ही सालों पहले जब रॉल्फ सुप्रीम कमांडर थे तब ये प्रस्ताव पारित कर दिया था कि अंतियम के भंडार वाला ग्रह इरिट्रिया ज़ौर का हिस्सा होगा। सब लोग भौचक्के के रह गए। ये कब हुआ था? नोकोविद बोला, कौंताना जब भेद खोल रहा था कि कैसे रॉल्फ इरिट्रिया हार गया, तब ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि वो अजय सेना जो इरिट्रिया पर रह गई थी ज़ौर की सेना है और ज़ौर का ही प्रतिनिधित्व कर रही है, किसी कोलार का नहीं। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि नोकोविक को इतनी महीन बातें भी पता है। उस गवर्निंग काउंसिल ने जिसने रॉल्फ पर मुकदमा चलाने का हुक्म दिया था, उस काउंसिल ने ये भी घोषित किया था कि जैसन भले ही रॉल्फ के कहने पर इरिट्रिया गया हो, परंतु जो अजय सेना वहाँ गई थी वो ज़ौर की ही थी और ज़ौर का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसीलिए यदि इरिट्रिया पर ज़ौर की अजय सेना का आधिपत्य है तो वो ज़ौर की टेरिटरी है।
यदि ऐसी घोषणा ना होती तो लोगों में अजय सेना पर से विश्वास उठ जाता कि वो सेना स्वार्थी है और अपने खुद के हित में काम कर रही है और कोलार जैसे ज़ौर के दुश्मनों से पैसे ले रही थी। उन सैनिकों की इज्जत रखने के लिए उस गवर्निंग काउंसिल ने ये प्रस्ताव पास किया था। हर कोई इतने वर्षों पहले पारित हुए प्रस्ताव के बारे में भूल ही गया था, परंतु नोकोविद उस प्रस्ताव को इस प्रकार पेश करेगा कि ज़ौर की गवर्निंग काउंसिल ने अजय सेना का इरिट्रिया पर आधिपत्य माना और इरिट्रिया इसीलिए ज़ौर साम्राज्य का ही हिस्सा है। ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नोकोविद एक बहुत ही कुटिल व्यक्ति था। नोकोविद ने R7 की तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है कि क्या करना है? R7 ने बोला, यस सर। सभा समाप्त हो गई। नोकोविद की सभा में सिवाय उसके कोई नहीं बोलता था। नोकोविद रॉल्फ से भी ज़्यादा क्रूर था। इधर मर्कल के प्रतिनिधि ने नोकोविद से संपर्क किया और बोला, नोकोविद, तुम चुनाव जीत चुके हो और अब तुम हमें क्वांटियम स्पेसशिप की तकनीक दे दो। सालों पहले हमने भी एक संधि के तहत कौंताना को प्रकाश गति से उड़ने वाले स्पेसशिप रेंट पर दिए थे। नोकोविद बोला, बिल्कुल, मैं आपको ये तकनीक समझा दूंगा। मैंने इरिट्रिया पर फौज भेजी है और मेरी ये फौज इसी क्वांटियम से बने सुपर स्पेसवे का इस्तेमाल करने वाली है। आपको डेमो भी मिल जाएगा कि कैसे बहुत बड़ी फौज भी इस सुपर स्पेसवे से मिनटों में 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकती है। मर्कल का प्रतिनिधि बोला, ठीक है, परंतु इस डेमो के बाद हमें ये तकनीक ट्रांसफ़र कर दो। नोकोविद ने कनेक्शन काट दिया। धर्मा को समझ आ गया था कि नोकोविद का मर्कल को ये तकनीक देने का इरादा ही नहीं है। क्या नोकोविद इतना बड़ा खतरा उठाने को तैयार था? मर्कल से सीधे युद्ध? R7 कुछ ही मिनटों में बहुत बड़ी फौज लेकर इरिट्रिया पहुंच गया। इरिट्रिया पर मेजो कॉरपोरेशन का राज था। हालांकि पिछले कई वर्षों से घाटी में चल रही थी। कोलार का अंत बुरा हुआ था। उसने इस घाटी से परेशान होकर सफायर के साथ खुदकुशी कर ली। अब जोश का पोता इरिट्रिया का राजा था। इरिट्रिया में चुनाव नहीं होते थे। फ्लैशी राजा अपना उत्तराधिकारी खुद चुनता था। हालांकि फ्लैशी लोग जो इरिट्रिया के सबसे रसूखदार लोग थे, वो भी पहले के मुकाबले साधारण जीवन ही बिता रहे थे। एंजेलिन लोग फ्लैशी लोगों के असिस्टेंट ही थे और सेंटोरस तकरीबन विलुप्त हो गए थे। इकियान भी समुद्र के नीचे एक अति साधारण जीवन बिताने पर मजबूर थे। उनके साथ तो फ्लैशी लोगों ने और भी बुरा किया था। फ्लैशी व्यापारी उनको पकड़कर ज़ौर और मर्कल साम्राज्यों में उन्हें एक अनोखी मछली के रूप में बेच दिया करते थे। R7 की सेना को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई इरिट्रिया को जीतने में। किसी भी फ्लैशी सैनिक में हिम्मत ही नहीं थी कि वो अजय सेना का मुकाबला करे। वो अजय सैनिक और मैकाबर जो जैसन के समय से ही इरिट्रिया में थे, वो भी अब इन सैकड़ों वर्षों में अपनी कला भूल चुके थे। वो केवल इरिट्रिया के गरीब लोगों को ही परेशान करने के लायक बचे थे। R7 की जीत के बाद तुरंत ही नोकोविद इरिट्रिया पर आ गया। उसने घोषणा कर दी कि अब से इरिट्रिया पर चुनाव होंगे और चुनाव में जीता हुआ व्यक्ति ही 100 वर्ष के लिए प्रधान होगा। नोकोविद ने इकियान और सेंटोरस के लिए विशेष घोषणा की। उसने उन दोनों प्रजातियों को अपनी अजय सेना में शामिल किया और उन्हें सम्मानित किया। उसने मूर्ति पूजा स्थापित करी और अनेकों मंदिर बनाए। जहाँ कहीं भी ज़ौर साम्राज्य में इकियान या एंजेलिन को तमाशबीन के रूप में रखा गया था, नोकोविद ने उनको वहाँ से छुड़ा लिया। इकियान और एंजेलिन को यकीन ही नहीं हुआ कि ज़ौर का सुप्रीम कमांडर आकर उनके लिए लड़ेगा, उन्हें उन तुच्छ फ्लैशी लोगों से बचाएगा जिनको हमेशा से ही इरिट्रिया पर एक कमज़ोर और कायर प्रजाति माना जाता था। नोकोविद को इकियान और एंजेलिन लोग अपना हीरो मानने लगे थे। नोकोविद के आक्रमण से फ्लैशी को छोड़कर इरिट्रिया के सभी लोग बेहद खुश थे। नोकोविद ने उन लोगों को कोलार के द्वारा स्थापित अति क्रूर शासन से आज़ादी दिलाई थी। इरिट्रिया में चुनाव हुआ और एक एंजेलिन नेता ने फ्लैशी नेता को हराकर चुनाव जीत लिया। फ्लैशी ताकतवर और रसूखदार तो हो गए थे, परंतु उनकी संख्या बहुत कम थी। इरिट्रिया पर अब भी सबसे ज़्यादा एंजेलिन लोग ही थे। नोकोविद ने उसे इरिट्रिया का गवर्नर घोषित कर दिया। नोकोविद ने ये भी ऐलान कर दिया
कि नोकोविक खुद अधिकतर समय इरिट्रिया में बिताएगा जब तक कि इरिट्रिया के सभी लोगों को सही इंसाफ नहीं मिल जाता और प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करने लग जाता। धर्मा को पहली बार आश्चर्य हुआ। उसने सोना को बोला, इसका मतलब इरिट्रिया की अधिकतर जनता नोकोविक के आने से खुश थी, केवल कुछ रसूखदार फ्लैशी ही दुखी थे। सोना ने बोला, मैं तुम्हें केवल भूतकाल दिखा सकती हूँ, मतलब तुम्हें खुद ढूंढने हैं। धर्मा बोला, ठीक है। सोना ने आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया। मर्कल का प्रतिनिधि इरिट्रिया में नोकोविक के सामने खड़ा था। उसने गुस्से में बोला, नोकोविक, तुम्हें इरिट्रिया आए 10 दिन हो चुके हैं और तुम वापस जॉर्ज आने के बदले यहाँ इरिट्रिया का प्रशासन संभालने में लगे हो। हमारी संधि का क्या हुआ? नोकोविक खूंखार स्वर में हंसते हुए बोला, हमारी संधि तो एक छलावा था। मर्कल प्रतिनिधि को बहुत गुस्सा आ गया। मैं टाइमेक्स में तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ, या इससे भी बुरा, जॉर को मर्कल का गुलाम बना सकता हूँ। कौंताना को भूल गए तुम? नोकोविक का स्वर और भी ज्यादा खुकार हो गया। मूर्ख मर्कल, मैं नोकोविद हूँ। कौंताना तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। यदि वो आज जिंदा होता तो मेरे पिता को धोखा देने के लिए मैं उसे बहुत बुरी मौत देता। मर्कल प्रतिनिधि नोकोविद के विशाल चैम्बर से उठकर जाने लगा। उस क्लाउड बिल्डिंग में वो राजकीय अतिथि था। वो जाते जाते बोला, नोकोविद, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। नोकोविद ने उस प्रतिनिधि को इशारे से रोका और बोला, मर्कल से मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। मेरा इरादा कभी भी तुम्हें ये तकनीक देने का नहीं था। प्रतिनिधि अत्यधिक गुस्से में बोला, तुम उसका अंजाम देखोगे। नोकोविद बोला, मैं नहीं, तुम देखोगे। कैसे मर्कल की फौज की हिम्मत भी नहीं होगी मेरी टेरिटरी में घुसने की। प्रतिनिधि को कुछ समझ नहीं आया। वो जाने लगा। तभी नोकोविद ने अपने हाथ में छिपे ब्लास्टर से एक लेजर किरण मारकर उस प्रतिनिधि को घायल कर दिया। वो प्रतिनिधि चीखा, ये क्या कर रहे हो? राजकीय अतिथि पर हमला करना टाइमेक्स के नियमों के विरुद्ध है। थाइजर तुमको सजा देंगे। नोकोविद क्रूरता से हंसता हुआ बोला, मेरे राजकीय अतिथि, मैं तुमको और टाइमेक्स को बता रहा हूँ कि मर्कल की मेरे आगे क्या औकात है। मेरे पिता ने वादा किया था कि मर्कल को हराएंगे, तो वो वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा। इससे पहले मर्कल का प्रतिनिधि कुछ कहता या करता, नोकोविद ने अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में घुसा डाली और वो स्वर्णिम त्वचा का कोमल व्यक्ति पूरी तरह से चीखने लग गया। नोकोविद ने क्रूरता भरे ढंग से उस प्रतिनिधि की आंखें फोड़ डाली थी। वो पूरी तरह से तड़प रहा था। धर्मा भी सोना द्वारा दिखाया हुआ ये दृश्य देख रहा था। इतना भयावह दृश्य देखकर धर्मा भी घबरा गया। नोकोविद बोला, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम बस मर्कल के अपने आकाओं को बता देना कि वो अब से तुम्हारी तरह अंधे बनकर ही रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा देख लिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो प्रतिनिधि तड़पता हुआ वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नोकोविद को मर्कल की फौज से डर क्यों नहीं लग रहा, और मर्कल का नहीं, थाइजर से तो डरे। नोकोविद को टाइमेक्स का भी कोई डर नहीं। सोना ने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। कुछ ही दिनों में मर्कल की फौज इरिट्रिया के सोलर सिस्टम के बाहर तक आ गई थी। नोकोविद के साथी उसे मर्कल से युद्ध न करने की सलाह दे रहे थे, परंतु नोकोविद नहीं माना। वो बोमिनी में बैठकर खुद ही इरिट्रिया के सोलर सिस्टम के बाहर पहुंच गया, जहां मर्कल की सेना थी। उस विशाल अंतरिक्ष में मर्कल के अनेकों विमान और स्पेसशिप थे, और नोकोविद अकेला बोमिनी पर सवार उनका मुकाबला करने को तैयार था। मर्कल के कमांडर ने अपने स्पेसशिप में बैठे बैठे नोकोविद की स्पेसशिप बोमिनी में संदेश भेजा। कमांडर ने बोला, नोकोविद, सरेंडर कर दो। तुमने संधि न मानकर मर्कल के साथ धोखा किया है और साथ ही हमारे राजकीय प्रतिनिधि को घायल किया है। नोकोविद ने जवाब दिया, तुम मूर्ख मर्कल लोगों को मैंने तुम्हारे उस निकम्मे प्रतिनिधि की आंखें फोड़कर समझाने की कोशिश की थी कि नजरें बंद करके रहोगे तो जिंदा रहोगे। फिर भी तुम इतनी बड़ी फौज ले आए और इतने सारे स्पेसशिप, इतने सारे मर्कल के लोग और इतने सारे हथियार। कितना नुकसान करोगे मर्कल का तुम मूर्ख लोग? मर्कल का कमांडर बोला, लगता है तू पागल हो गया है।
हमारी इतनी विशाल सेना का मुकाबला करने अकेला आया है? तुझे क्या लगता है कि तुझे तेज स्पेसशिप बनाने आते हैं तो तू हथियार भी हमसे ताकतवर बना लेगा? नोकोविद बोला। मूर्ख, बना लेगा नहीं, बना लिया है। कमांडर को कुछ समझ नहीं आया। इरिट्रिया प्लैनेट से 20 बिलियन किलोमीटर दूर इस विशाल स्पेस में नोकोविद अकेला पूरी मर्कल फौज के सामने खड़ा था। नोकोविद शायद पागल हो गया है। बोल रहा है हथियार बना लिया है। कहाँ है हथियार? तभी कमांडर ने अपनी स्क्रीन पर देखा, एक बहुत छोटा सा कण धीरे धीरे एक विशालकाय मशीन का रूप ले रहा है। उस मशीन ने एक बहुत बड़े गोले का रूप लिया और उस गोल चक्र का मुंह देखते ही देखते बड़ा हो गया और धीरे धीरे वहां मौजूद स्पेस को सक करने लगा। कमांडर को कुछ समझ नहीं आया। उसे नोकोविद का संदेश मिला। मूर्ख कमांडर, ये हथियार है क्विड। ये स्पेस टाइम फैब्रिक को खा जाता है। एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होगा कि इस पूरे स्पेस में जहां तुम्हारी ये सेना है, जितने भी स्पेसशिप हैं, ये सब इसमें चले जाएंगी। ऐसा समझ लो, ये क्विड एक ब्लैक होल है जो तुम सबको निगल जाएगा। कमांडर को यकीन ही नहीं हुआ, परंतु इससे पहले वो लोग संभलते, मर्कल के सारे स्पेसशिप एक एक करके उस बड़े से गोल ब्लैक होल में जाने लगे। ऐसा लगा वो विशालकाय ब्लैक होल इन सबको निगलने के लिए मुंह खोले हुए है। कमांडर ने वहां से भागने का आदेश दिया, परंतु उसके स्पेसशिप टस से मस नहीं हुए, क्योंकि क्विड ने स्पेस टाइम फैब्रिक को सक कर लिया था। अब वो सारे स्पेसशिप इस वैक्यूम में अंदर जाने के अलावा कहीं और नहीं जा सकते थे। वो स्पेसशिप वहीं फंस कर रह गए। धीरे धीरे ब्लैक होल बड़ा हो रहा था। देखते ही देखते मर्कल के तकरीबन 1000 स्पेसशिप, जिसमें अनेकों प्रकार के हथियार, रोबोट और बहुत सारे सैनिक थे, वो सब उस वैक्यूम में चले गए। धीरे धीरे ब्लैक होल बहुत ही बड़ा हो गया। उसने पहले कुछ स्पेसशिप को निगला, फिर धीरे धीरे बाकी सभी स्पेसशिप को सक कर लिया। नोकोविद की असिस्टेंट, जो उसके साथ बोमिनी के अंदर थी, बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए बोली, सर, रोक लीजिए अपने इस हथियार को, वरना यदि मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो ये मर्कल की सेना के साथ साथ पूरे इरिट्रिया के सोलर सिस्टम को खा जाएगा, और यदि समय रहते नहीं रोका तो पूरी गैलेक्सी को। नोकोविद मर्कल की स्पेसशिप का धीरे धीरे उस पिशाच रूपी ब्लैक होल में जाने का आनंद ले रहा था। उसको लग रहा था कि वो रॉल्फ का बदला ले रहा है। धीरे धीरे ब्लैक होल बड़ा हो रहा था और मर्कल के तकरीबन सभी स्पेसशिप को अपने अंदर समा चुका था। असिस्टेंट के घबराहट की सीमा न रही। वो बोली, सर प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये इरिट्रिया को भी ख़त्म कर देगा। नोकोविद को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी असिस्टेंट ने इरिट्रिया में प्रोफेसर बोरो की बेटी को कनेक्ट किया। नोकोविद यदि किसी की सुनता था तो वो थी प्रोफेसर बोरो की बेटी, जो कि इरिट्रिया में नोकोविद की सेक्रेटरी थी। नोकोविद को बोरो की बेटी का संदेश मिला, आप प्लीज़ अपने हथियार को रोक लीजिए, वरना ये हथियार मर्कल की फौज के बाद हम इरिट्रिया वासियों को भी खा जाएगा। नोकोविद का प्रोफेसर बोरो की बेटी से अलग ही प्रकार का कनेक्शन बन चुका था। पिछले 10 दिनों में नोकोविद को प्रोफेसर बोरो की पुत्री इतनी पसंद आ गई थी कि वो भूल गया था कि वो जोर साम्राज्य का सुप्रीम कमांडर है और बोरो की बेटी मात्र उसकी सेक्रेटरी। नोकोविद ने तुरंत ही अपने हथियार को रोक दिया। मर्कल का कमांडर लकी था। इससे पहले कि उसका स्पेसशिप भी इस ब्लैक होल में समा जाता, नोकोविद ने क्विड को रोक दिया था। धीरे धीरे क्विड छोटा हो गया और एक कण का रूप ले लिया और नोकोविद के बेल्ट का एक छोटा सा हिस्सा बन गया। क्रूर नोकोविद किसी लड़की की बात सुनेगा, वो भी इरिट्रिया के एक फ्लैशी लड़की की? ये किसी ने सोचा भी नहीं था। परंतु नोकोविद ने उसके कहने पर अपने इतने शक्तिशाली हथियार को वापस ले लिया था। ऐसा था नोकोविद पर उस लड़की का प्रभाव। परंतु इन सब में बहुत देर हो गई थी और इस छोटे से कण ने मर्कल के तकरीबन 1500 स्पेसशिप और अनगिनत लोगों की जान ले ली थी। मर्कल ने शायद जितनी धनराशि नोकोविद को संधि के रूप में नहीं दी होगी, उससे ज़्यादा तो नोकोविद के हथियार ने नष्ट कर दी थी। मर्कल का कमांडर वहां से भाग गया था। यदि प्रोफेसर बोरो की बेटी नहीं बोलती तो मर्कल का ये कमांडर आज जिंदा नहीं होता। नोकोविद ने दिखा दिया था वो क्या क्या कर सकता था। रॉल्फ का बेटा, जिसने न सिर्फ ऐसे स्पेस रास्ते बनाने सीख लिए थे जिन पर चलकर स्पेसशिप अनंत गति हासिल कर सकते हैं, परंतु
नोकोविद ने एक ऐसा हथियार बना लिया था जो उसे मर्कल, जॉर्ड, थाइजर इन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना देता था। एक आदमी जो सबसे ताकतवर था वो था नोकोविद। ऐसा था धर्मा का दुश्मन। हालांकि नोकोविद ने सही समय पर क्विड को रोक दिया था, परंतु इस हथियार के प्रयोग से उस स्पेस में एक प्रकार का छेद हो गया, एक ऐसा छेद जो भरा नहीं जा सकता और जिसके कारण एक पैरेलल यूनिवर्स में जाने का रास्ता बन गया। नोकोविद के हथियार ने न सिर्फ मर्कल की सेना को खत्म कर दिया था, परंतु इरिट्रिया के बाहर एक ऐसी टनल बना दी थी जो उनको किसी और ही दुनिया से जोड़ती थी। धर्मा ने बोला, नोकोविद तो वाकई क्रूर था। सोना ने कहा, ये सब तुम्हें सोचना है। धर्मा ने बोला, इसका मतलब है कि बोरो की बेटी को नोकोविद पसंद करता था, तो प्रोफेसर बोरो और नोकोविद में इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? ये सब कुछ बहुत बड़ा रहस्य है। सोना ने बोला, देखो, मैंने वादा किया था तुम्हें इरिट्रिया और जोर का दूसरा युद्ध दिखा दूंगी। वो मैंने पूरा किया। अब मैं जा रही हूँ। धर्मा बोला, परंतु ये तो बहुत ही अधूरी कहानी है, आप मुझे पूरा तो बताइए। सोना ने बोला, नहीं, बाकी कहानी सन ऑफ गॉड को खुद ही पता लगानी है। धर्मा बोला, अरे, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? सोना बोली, जो प्रोफेसर बोरो जैसे खतरनाक व्यक्ति को पकड़वा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। धर्मा के आश्चर्य की सीमा न रही। सोना को कैसे पता चल गया? सोना बोली, मैंने कहा था ना कि मैं ईथर हूँ, मुझे वो सब पता है जो किसी को भी नहीं पता होता। धर्मा बोला, मुझे प्रोफेसर बोरो के हाव भाव से लग गया था वो कुछ झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर उन लोगों को जनक 290 में जाने को कहा। हालांकि मुझे पता था कि लॉरा या वो दूसरा जासूस जनक 290 को भी खराब कर देगा, ताकि प्रोफेसर बोरो को भागने का मौका ही ना मिले। सोना बोली, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अब लग रहा है कि नोकोविद तो वाकई क्रूर था, तुम बोरो को क्रूर समझ रहे थे। धर्मा बोला, प्रोफेसर बोरो की बॉडी लैंग्वेज से इतना तो समझ आ गया था कि वो पूरा सच नहीं बोल रहे थे, परंतु मुझे ये नहीं पता था कि नोकोविद वाकई इतना क्रूर है। क्विड का इस्तेमाल सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करना उचित नहीं लग रहा। सोना बोली, तो तुम्हें नोकोविद ऐसा आदमी लगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक पूरी गैलेक्सी को दांव पर लगा दिया? धर्मा बोला, हाँ, इसीलिए उसको तो रोकना ही होगा, क्योंकि वो फिर वापस अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा दोबारा कर सकता है। सोना बोली, तो तुम लड़ो उससे, तुम तो सन ऑफ गॉड हो। धर्मा बोला, परंतु मैं कैसे लड़ सकता हूँ? सोना बोली, तुम्हारे पास हथियार तो है। धर्मा बोला, हथियार कहाँ है, मुझे बनाना है। सोना हंसी और बोली, धर्मा, तुम्हारा लेजेंड, तुम्हारी ये दंत कथा कि तुम सन ऑफ गॉड हो, ये ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। सोना ने ये बोला और गायब हो गई। सोना ने धर्मा को किसी प्लेनेट पर ट्रांसमिट कर दिया था। धीरे धीरे धर्मा नीचे गिर रहा था। धर्मा के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही वो रोशनी छटी, उसने अपने आप को इरिट्रिया के किसी शहर में पाया, और इससे पहले वो कुछ समझता, सामने से आती हुई ब्लैक रॉक कार ने उसे टक्कर मार दी और धर्मा बेहोश हो गया। दोस्तों, अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आगे धर्मा के साथ क्या हुआ। क्या धर्मा नोकोविद को चुनौती दे पाया? क्या नोकोविद ने फिर से उस खतरनाक हथियार क्विड का इस्तेमाल किया? क्या था धर्मा का सच? प्रोफेसर बोरो क्या मर्कल के लिए काम कर रहा था, या उसका कोई और हिडन एजेंडा था? क्या धर्मा किसी भयंकर षड्यंत्र में फंस गया था? क्या धर्मा नोकोविद जैसी महाशक्ति को चुनौती दे पाया? प्रोफेसर बोरो की नोकोविद से मुलाकात का क्या परिणाम निकला? कहाँ है नोकोविद का पुत्र जिसे प्रोफेसर बोरो ने किडनैप किया था? और क्या है लेडी तारा और जोरो की सच्चाई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस अनकही कथा के दूसरे भाग में मिलेगा, जो मैं जल्द ही आप सबके सामने लेकर आऊंगी। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और तब तक
आप सब मेरे साथ बने रहिए मेरी अगली कहानी सुनने के लिए, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है, रहस्यमयी कॉल। लंदन शहर के क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रिचर्ड कार्लसन की सनसनीखेज कथा। थैंक यू।